अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप? चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। और हमने तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ कर ली हुई है कि जो हमारी ज़ीरो रेट सप्लाईज क्या होती हैं हमने उसको डिस्कस कर लिया हुआ है। हमारी एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके अलावा फिर हमने देखा था कि हमने अब तक क्लियरली देख लिया हुआ है कि हमारी टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं, जो हमारी जीरो रेट सप्लाईज हैं वो क्या होती है, उसके बारे में भी हमने क्या कर लिया हुआ, डिस्कस आउट कर लिया हुआ है। उसके अलावा फिर हमने ये भी देख लिया हुआ था कि टैक्स का रेट किस तरह चार्ज होगा, हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, लायबिलिटी किन की होती है, सारा कुछ हमने देख लिया। फिर हमने रिटेल्स को बड़े डिटेल में डिस्कस किया कि रिटेल क्या होती है, क्या नहीं होती, किस तरह से जो है हम उसको लेके चल रहे होते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस आउट कर लिया होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि हमने मतलब कितना कर लिए हैं, कितना हमारा हो गया हुआ है, तो कंसेप्चुअली बात करें तो हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया है कि हमें पता है कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, हमें पता है कि 18% उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। 18,000 जो है वो हमारा क्या आएगा, आउटपुट टैक्स आएगा। जब हम परचेजेस करते हैं 50,000 रुपए की, 18% के हिसाब से हमने टैक्स पे किया होगा, 9,000 रुपये हमारा इनपुट टैक्स होगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी, ये मेरा सेल्स टैक्स पेएबल कहला रहा होगा। ये हमने तफसीलन पढ़ लिया। मतलब अब हमें पता है यहाँ पे कि ये टैक्स जो है किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये टैक्स किस तरह से चार्ज होगा, इसके बारे में हमें पता है। इसके बारे में हमने क्या कर लिया होगा, सब कुछ जो है वो हमने सीख लिया होगा। वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कि सेल्स टैक्स चार्ज किस तरह होता है। अब जो हम चीज सीखने लगे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे जाएंगे। हम यहाँ से आगे जाएंगे और ये हमारे न्यूमेरिकल के जो है वो बेस है, वो हमने क्या करनी है, लेके चलनी है। उस तरह हम क्या लेंगे, इसको लेके चल रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, वो क्या है हमें पता है। लाइक वी नो कि हाउ टू चार्ज टैक्स। मतलब अगर मुझे लिखा है कि जी मेरी अगर गुड्स जो है वो टैक्सेबल हैं, तो ये अब हम सबको अंदाजा है कि टैक्सेबल का मतलब क्या होगा, कि हम इनके ऊपर 18% के हिसाब से क्या कर रहे होंगे, जीएसटी चार्ज कर रहे होंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है जीरो रेटेड, तो इसका मतलब जो है वो क्या है कि हम इसके ऊपर गुड्स चार्ज कर रहे होंगे, इसके ऊपर 0% के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, गुड्स चार्ज कर रहे होंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो है टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर कहीं पे रिटेल का वर्ड लिखा हुआ है, तो रिटेल के बारे में भी हमें पता है क्या होगा, किस तरह से होगा। इस सब के बारे में हमें पता है, हम क्या कर चुके हुए हैं, तफसीलन इनको डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमें इनके रूल्स रेगुलेशन पता है, सब कुछ। अब टैक्स चार्ज करना हमारे लिए मसला नहीं है, टैक्स कैलकुलेट करना हमारे लिए मसला नहीं है। हमें पता है कि यार इस चीज के ऊपर टैक्स है, हमारा इतना चार्ज होगा, इस चीज के ऊपर टैक्स जो है वो हमारा इतना चार्ज हो रहा होगा। वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम, हमें इसके बारे में हर चीज पता है। अब जो सबसे टेक्निकल चीज है ना, वो है कि यार हम देख के आ रहे हैं इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स लेस करेंगे, इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स लेस करेंगे, यही सीख के आए हैं कि जो भी मेरे पास आउटपुट टैक्स होगा, उस आउटपुट टैक्स में से मेरा जितना भी इनपुट टैक्स आएगा वो मैंने इनपुट टैक्स लेस करवाना है, और ये मेरी क्या कहलाएगी,
ये मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी, ये मेरा सेल्स टैक्स क्या कहला रहा है, लायबिलिटी। ये हमें पता है कि जब भी अगर पेपर में सेल्स टैक्स लायबिलिटी का आएगा तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जो भी मैंने आउटपुट टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट किया होगा, जो आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ मैंने कैलकुलेट किया होगा, उसमें से क्या किया जाएगा, उसमें से इसको हम लेस करवा रहे होंगे। इस वे में हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, यही सीखा, यही हमारा फ्रेमवर्क है, इसी के ऊपर हमने पिछले 7-8 दिन में बहस की है। एग्री करते हैं इस चीज से आप लोग सारे? ऑल एग्री? अब जो सबसे टेक्निकल एरिया ना, मतलब आज की क्लास और कल की क्लास के बाद आई विल बी हैप्पी कि मैं आप लोगों से न्यूमेरिकल का फॉर्मेट शेयर करके आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करवा सकूंगा। तो जो सबसे टेक्निकल एरिया है वो यही है, जो हमने क्या करना है यहाँ पे अब डिस्कस करना है। ये है इनपुट टैक्स के बारे में कि इनपुट टैक्स जो है वो हम किस तरह से लेके चलेंगे और किस तरह से इनपुट टैक्स जो है वो हमारा चार्ज हो रहा होगा। हमने क्या करनी है, सारे के सारे डिस्कशन जो है अब इसके पर्सपेक्टिव से करनी है। हमें टैक्स कैलकुलेट करना आता है, हमें पता है कि यार जब भी टैक्स की बात होगी, टैक्स किस तरह से कैलकुलेट हो रहा होगा, वी नो अबाउट इट। टैक्स क्या है, रेट क्या है, ये सारा कुछ पता है ना। अब सवाल ये है कि हम बड़ी मदद से पढ़ के आ रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने जो है इनपुट टैक्स क्लेम करना है। अब ये क्लेम कैसे किया जाएगा, इसके असूल जो है वो हमने सीखने हैं। अगर हमें इसके असूल आ गए, इसका मतलब हमें सेल टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी आ जाएगी और हमारा फॉर्मेट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मींस अब हम सेल्स टैक्स के ग्रेजुअली इख्तितामी मराहिल में क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। इस वीकेंड पे सेल्स टैक्स विद न्यूमेरिकल्स विद थ्योरेटिकल प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग हमारा क्या हो जाएगा, 100% डन हो जाएगा। अगर मैं रैंडमली पूछूं मैं आपसे, अगर तो रैंडमली, how is your confidence right now? Like compare yourself a week ago or 2 weeks ago and right now. क्या लग रहा है जरा बताएंगे? Sir, your writing is so beautiful. ये करा लो पहले। मतलब like you were, your confidence, your morale 2 weeks ago and right now हो रहा है, हो जाएगा। मतलब जो सबसे बड़ा जिन है ना, वो सेल्स टैक्स समझा जाता है कि सेल्स टैक्स नहीं आता, सेल्स टैक्स नहीं आता। हम आज और कल 2 दिनों में सेल्स टैक्स हमारा वाइंड अप हो रहा होगा। तो बताएं क्या लग रहा है, आप कर लेंगे? कॉन्फिडेंस है? अभी तो इनकम टैक्स की बारी आनी है। अभी तो मैंने आप लोगों के साथ एक जादू वाली चीज शेयर करनी है। एट द एंड बाय फ्राइडे या बाय सैटरडे मैं आपके साथ 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, 5 पेजेस का। उन 5 पेजेस के ऊपर टोटल 26 रूल्स लिखे हुए हैं। अगर वो 26 रूल्स आपको समझ आ गए, जैसे भी समझा दिए हुए हैं, और अगर आप वो कर जाते हैं, उन 26 रूल में से आपका 100% सेल्स टैक्स हो जाएगा न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। उन 26 रूल में से क्या हो रहा होगा, आपका पेपर हो रहा होगा। मतलब अगर 26 रूल्स की आपको आ जाती है, फॉर्मेट आपको समझ आ जाता है, तो आपके सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं कर सकते। अगर आप लॉजिकली रहे हैं, मेरे साथ चले हैं, आपने हर चीज की है, आपके लेक्चर्स मिस नहीं हुए, रेगुलर रहे हैं, टेस्ट वगैरह दिए हैं आप लोगों ने, आई गेस अगर सेल्स टैक्स जो है उसमें इससे ज्यादा इजी नहीं हो पाएगा कि जब आप आईकेएफ हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने जब सेल्स टैक्स का सवाल आएगा, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार आपको पता है, ये मैंने लिखी, ये हमने उस दिन पढ़ी थी, वहां पे पढ़ी थी, इसका ये ट्रीटमेंट होना है। तो अभी 26 रूल्स जो है वो मैंने क्या करने हैं, आपके साथ शेयर करने हैं, जो इस वीकेंड पे क्या करूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है? तो सेल्स टैक्स जो है आपको भूलेगा नहीं। और आई गेस देखिए अभी बिल्कुल स्क्रैच पे तो बच्चे खड़े हुए थे, 2 हफ्तों में आपका 35% ऑफ सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है।
ठीक है। तो अब हमने जिसके बारे में बात करनी है, अब हमने बात करनी है कि ये जो इनपुट टैक्स है इसको किस तरह से क्लेम किया जाएगा, इस इनपुट टैक्स को क्लेम करने के रूल्स क्या हैं, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे। अब हम इसको लेके चलेंगे, इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये रूल्स कैसे हैं, किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, वो हमने सीखना है। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स की, कि इनपुट टैक्स किस तरह से एडजस्ट हो रहा होगा। हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि इनपुट टैक्स हमारा किस तरह से एडजस्ट होगा, रूल्स क्या है, क्या रेगुलेशंस, उसको देखते हैं। अब ये वाला एरिया सबसे टेक्निकल एरिया थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से और न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से हमारा शुरू हो गया। इसी में मेजोरिटी आवाम जो है सफर करती है, बिकॉज आपके पास जो मल्टीपल बुक्स हैं जिनसे आप कर रहे होते हैं, आपको सेंस ही नहीं डेवलप हो रही होती कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है। मैं रोज तकरीबन ये सवालों का जवाब देता हूं, ये बात कहाँ लिखी है, वो बात कहाँ लिखी है, हम इस किताब से पढ़ रहे हैं, वहां तो ये बात लिखी नहीं हुई। अगर आपने चीज देखा कि मैंने आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एक सीक्वेंस में लेके चलो, हर एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पिछली से कनेक्टेड है और अगले का कनेक्शन डेवलप कर रही होती है, लास्ट से कनेक्टेड है और अगले का साथ कनेक्शन डेवलप हो रहा है। कोई रैंडम बात नहीं कर रहे कि अभी एक बात की है, अगली बात बिल्कुल चेंज हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद जाके हम वो बात करेंगे जो उससे लिंक कर रही होगी। हम ये काम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं, एक सिनर्जी के साथ एक सिंक्रोनाइज तरीके कर रहे चीजों को लेके चल रहे हैं। आपने देखे, अगर हम मेरे से पूछते हैं कि जी बताएं कौन सी बुक्स में ये एरिया कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको ऐसे आंसर नहीं कर पाऊंगा। बट अब हमने टैक्स कैसे चार्ज होगा, किस तरह से होगा, वो तो हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे और अब हम डिस्कस करते हैं इनपुट टैक्स को क्लेम करना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसको हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे जरा फोकस होकर बैठिएगा, अलर्ट होकर बैठिएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं और यही जो है वो हमारे क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स के जो है वो बेस बन रहे होंगे। अब सबसे पहली बात है, हु कैन क्लेम इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कौन पर्सन क्लेम कर सकेगा, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्कस करना है। यार दरवाजा खोल दो, ये वाला दरवाजा खोल दो यार। इनपुट टैक्स कौन क्लेम करेगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। रिमेंबर, ओनली जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ही अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। जिस टैक्स पीरियड में उसने सप्लाईज की हैं, उस टैक्स पीरियड में उसने जो भी परचेजेस की होंगी, जितना भी इनपुट टैक्स पे किया होगा, वो क्या कर सकता है, उसे क्लेम कर सकता है। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, क्लेम करेगा। लेकिन क्लेम ऐसे नहीं होगा कि जी मैं परचेजर हूँ, मुझे इनपुट टैक्स क्लेम करने दिया है। क्लेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, अपने पास होल्ड करने पड़ेंगे। मतलब आज मैं जाता हूँ इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए, तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद होंगे, तो फिर ही क्या होगा, फिर ही मैं अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाऊंगा। देखें जरा, एंजॉय करें और कभी सोचिएगा कि इतना इंटरेक्टिव और इतना इजी जो है कोई कंटेंट टैक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट का हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहला पॉइंट क्या है कि अगर किसी बंदे ने इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो उसके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए जो उसके नाम पे हो और उसका एनटीएन नंबर वगैरह उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। मतलब आपने जब भी इनपुट टैक्स क्लेम करने जाना है, आपके पास जब तक इनवॉइस नहीं होगी आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए और इनवॉइस के ऊपर आपका नाम और आपका एनटीएन नंबर जो है वो लिखा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है कि आपका नाम, आपके नाम पे इनवॉइस, आपके नाम का ऊपर एनटीएन नंबर जो है वो लिखा होना चाहिए। एग्रीड?
अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, आपका नाम असलम है और उन्होंने इनवॉइस दे दी है महेश के नाम की, तो असलम कभी भी महेश के नाम की इनवॉइस जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? आपने अगर इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए आपके पास इनवॉइस और इस इनवॉइस के ऊपर आपका नाम और आपका एनटीएन नंबर होना लाजमी है, रसीद होनी चाहिए। आप सिस्टम एंट्री करेंगे, सिस्टम वेरीफाई करेगा, जी वाकई ऐसी है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको क्लेम कर सकेंगे। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो भी लोग जो हैं सेल्स टैक्स क्लेम करना चाह रहे हैं, बिजली का बिल पे करेंगे, बिजली के बिल के ऊपर भी जिन्होंने सेल्स टैक्स पे किया होगा, ये बिजली के बिल के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, सेल्स टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, उस बिल के ऊपर भी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और इनका एड्रेस वगैरह जो है वो क्या होना चाहिए, वो गिवन होना चाहिए। गॉट इट? हम अपने घरों का बिजली का बिल देखें तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स शामिल है। अब एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी फैक्ट्री लगी हुई है, वो अगर बिजली का बिल पे कर रहा है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स शामिल होगा, बट वो सेल्स टैक्स क्लेम कर सकता है। बट उसको क्लेम करने के लिए शर्त क्या है कि बिजली के बिल के ऊपर उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके एनटीएन जो है वो होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, जरा बताएं। पहली कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए, आपके पास रसीद होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम, आपका एनटीएन नंबर लिखा होना चाहिए। अगर आप बिल के ऊपर क्लेम करना चाहते हैं तो बिल के ऊपर भी क्या इसका असूल है, बिल के ऊपर भी आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। अगर आपने कोई गैस का बिल पे किया है, कोई बिजली का बिल पे किया, उसके ऊपर आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन था, उसके ऊपर जितना भी सेल्स टैक्स पे किया होगा हम क्या कर लेंगे, उसको एज अ इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड, रिमेंबर, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इंपोर्ट किए हैं गुड्स और गुड्स इंपोर्ट करते हुए जो आपने टैक्स पे किया था, अब आप उसको एज अ इनपुट टैक्स के तौर पे ऊपर क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन होना चाहिए। आप गुड्स डिक्लेरेशन दिखाएं, आपने जो भी इनपुट टैक्स पे किया होगा वो क्लेम कर सकेंगे। और तीसरा इसमें क्या है, तीसरा इसमें है कि अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज की हैं फ्रॉम ऑक्शन, नीलामी से, तो नीलामी में गुड्स परचेज करके आए हैं, टैक्स पे किया होगा, अगर उसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपके नाम के ऊपर ट्रेड चालान होना चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम, एनटीएन नंबर होना चाहिए। तो रिमेंबर, अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से? साथ रीड करें, घरों में बैठे हुए अपने मुंह को अलफी लगा के ना बैठे, रीड करें। कौन कौन से? नंबर 1, आपके नाम पे टैक्स इनवॉइस जिसपे नाम और एनटीएन नंबर हो, बिजली के बिल के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम, अगर इंपोर्ट किया है तो गुड्स डिक्लेरेशन, और अगर ऑक्शन में लिया है तो ट्रेजरी चालान। ये अगर आपके नाम के ऊपर होंगे तो आप क्लेम कर लेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? ये 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लिस्ट द डॉक्यूमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स, या अगर इनपुट टैक्स क्लेम करना होता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं उसके बारे में बताना है। तो इनवॉइस ऑन योर नेम विद एनटीएन नंबर या बिल विद हैविंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके अलावा गुड्स डिक्लेरेशन इन केस ऑफ इंपोर्ट, और थर्ड जो है वो क्या होगा हमारे पास, अगर ऑक्शन से गुड्स खरीदी हैं, नीलामी में कुछ चीजें खरीदी हैं, तो चालान जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा। इज दैट क्लियर? भूलेंगे तो नहीं? ये 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, इस तरह का सवाल आते हैं सेल्स टैक्स में। अब इसमें बताएं, रट्टे मारने वाली कोई चीज है, क्रैमिंग वाली कोई चीज है इसमें किसी भी किस्म की?
तो फिर आप कहते हैं जी सेल्स टेस्ट की थ्योरी याद नहीं होती, सेल्स टेस्ट का ये याद नहीं होता, और भाई ये थ्योरी तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ये 3 बातें याद रख करके अपनी अल्फाज में अपनी जुबान में लिखनी है। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते ना तो मैं क्या कहूँगा आप लोगों को। उसके बाद रिमेंबर इनपुट टैक्स जो है वो हमेशा अक्रूवल बेसिस के ऊपर क्या होगा, क्लेम होगा। इनपुट टैक्स हमेशा क्या होगा, अक्रूवल बेसिस के ऊपर क्या होगा, क्लेम हो रहा होगा। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर आपने परचेजेस की हैं, अगर आप जाते हैं और आप परचेजेस करते हैं अगस्त के मंथ में, तो अगस्त के मंथ में जितना आप इनपुट टैक्स पे करके आए होंगे, जब आप इस मंथ की रिटर्न सबमिट करवाएंगे, जब आप इस मंथ की रिटर्न जमा करवाएंगे, तो उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा आप क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। मतलब इनपुट टैक्स जिस मंथ से बिलोंग करेगा आप क्या करेंगे, उसी मंथ में क्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ₹1,00,000 का सामान खरीदा अगस्त के महीने में, अब ₹1,00,000 के ऊपर 18% के हिसाब से आपने जीएसटी कितना पे किया होगा, 18,000 जीएसटी पे करके आए होंगे। अगर पे किया तो व्हाट इफ अगर आपने ये उधार के ऊपर सामान लिया, ऑन क्रेडिट सामान लिया, अगर उधार के ऊपर सामान लिया है तो आपने कोई किसी किस्म की अमाउंट, कोई किसी किस्म की रकम पे की होगी। आपने नहीं पे की, लेकिन स्टिल हम कह देंगे कि ये जो इनपुट टैक्स है ये बिलोंग कर रहा है अगस्त के महीने में। तो क्रूवल बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप इसे क्लेम कर सकते हैं। ऑल्दो आपने पे नहीं किया बट स्टिल क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है। तो रिमेंबर किस बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं, अप्रूवल बेसिस के ऊपर हम इसे क्लेम कर सकते हैं। वो क्या है हमारा, यहाँ पे लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक और गैस बिल्स की, जो बिजली के बिल वगैरह होते हैं, रिमेंबर वो हम अक्रूवल बेसिस के ऊपर क्लेम नहीं करते। वो जब एक्चुअल में पे होंगे, वो जिस महीने में पे किए जाएंगे उसी महीने में क्लेम जो है वो किए जा रहे होंगे। रिमेंबर आप अगस्त के महीने में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, अगस्त का बिल कब आएगा आपको, सितंबर के महीने में आएगा। आप इसकी पेमेंट भी कब करेंगे, इसी मंथ में करेंगे। तो रिमेंबर सिर्फ ये बिल्स एक एक्सेप्शन है कि जिस मंथ में आप इनकी पेमेंट कर रहे होंगे उस मंथ में ही क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इनपुट टैक्स है वो जिस मंथ से बिलोंग करेगा उसी मंथ में क्लेम होगा। वाहिद बिल्स ऐसे हैं कि जिस मंथ में पे होंगे उसी मंथ में क्या किए जाएंगे, क्लेम किए जा रहे होंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो एक्सेप्शन है, वो जिस मंथ में जो है वो हम पे करेंगे वो हम क्या करेंगे, उसी मंथ में क्लेम कर रहे होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। रिमेंबर अभी हमने क्या पढ़ा है कि इनवॉइस के ऊपर आपका नाम जो है वो होना चाहिए। इनवॉइस जो भी है अगर आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करना है उसके ऊपर आपका नाम, आपका एंटी नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए।
अगर इनवॉइस के ऊपर आपका नाम या एनटीएन नंबर नहीं है, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर रहे होते। इज दैट क्लियर? यही हमने पढ़ा नॉर्मल रूल। यही है नॉर्मल रूल कि इनवॉइस के ऊपर आपका नाम जो है वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अगर इनवॉइस के ऊपर आपका नाम नहीं है तो आप कभी भी इनवॉइस क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, बिजनेस है हिमेश का, वो सामान खरीद के लेके आया, लेकिन इनवॉइस पे हिमेश नहीं महेश लिख दिया गया है, तो हिमेश अब कभी भी वो वाला इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। यही हमने देखा कि अगर आपकी इनवॉइस के ऊपर आपका नाम नहीं है तो आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। यही पॉइंट पड़ा। इस पॉइंट की सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि रिमेंबर, अगर आप रेंटल प्रेमिसेस में है, अगर आपने किराए की फैक्ट्री ली हुई है, अगर आपने किराए की बिल्डिंग ली हुई है, वहां पे काम कर रहे हो, तो बताएं किराए की फैक्ट्री लेके अगर वहां पे ऑपरेट कर रहे हो, वहां पे हम जो है अगर काम कर रहे हैं, तो उसका मीटर जो होगा बिजली का, उसका मीटर जो होगा गैस का, क्या वो आपके नाम होगा? नहीं ना। वो किसके नाम पे होगा? मालिक के। अब वो मालिक के नाम पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, वो गैस का मीटर मालिक के नाम पे लगा हुआ है, लेकिन फैक्ट्री तो वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का बिल आप पे कर रहे हैं, उस बिजली के ऊपर टैक्स आप पे कर रहे हैं। तो बताएं, उस बिजली के बिल के ऊपर ना तो आपका नाम है, ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो क्या आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकेंगे? द आंसर इज यस। वाहिद ये है बिजली के बिल जिसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जाके अपने सेल्स टैक्स एक्ट के तहत, उस वक्त हम अपनी डिटेल्स गिवन करते हैं। उन डिटेल्स में हम बता देते हैं कि यार ये वाला मेरे प्रेमिसेस है, इस जगह पे ये मौजूद है, इतना जो है इसके ऊपर ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रेंटल प्रेमिसेस है, ये मीटर का नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, ये कंज्यूमर नंबर है, कि हम वहां पे बता देते हैं। जब हम वहां पे गिवन कर देते हैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले एरिया में, तो जब हमने बता दिया अब ऑल्सो मीटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे नाम नहीं है, बट स्टिल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे क्लेम कर सकता हूँ। तो रिमेंबर, ये एक्सेप्शन जो है वो याद रखिएगा कि नॉर्मली हमने इनपुट टैक्स हमेशा अक्रूवल बेसिस पे क्लेम करना होता है, मतलब जिस महीने से बिलोंग करता है उसी महीने में क्लेम करेंगे। लेकिन वाहिद बिल जो है वो एक्सेप्शन है कि जिस महीने में बिल पे होगा, हम उसी महीने पे क्या करेंगे, हम उसे क्लेम कर रहे होंगे। सिमिलरली रूल पड़ा था कि जब भी इनपुट टैक्स क्लेम करना है, इनवॉइस का आपके नाम पे होना लाजमी है। लेकिन इसकी ही एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप रेंटल प्रेमिसेस पे हैं, आप किराए की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो मीटर आपके नाम पे नहीं होगा, बट आपने अपने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में उसको डिक्लेयर किया हुआ है, सो यू कैन क्लेम दैट इनपुट टैक्स। तो ये दो एक्सेप्शन जो है वो क्या करनी है, आपने याद करनी है। ये दो एक्सेप्शन जो है वो आपने याद रखनी है। अब ये सवाल पेपर में आता है, बच्चे कहते हैं जी हो नहीं पाया, आई कैप एग्जामिनर कहते हैं जी सेल्स टैक्स थ्योरी जो है वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बच्चे जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। बच्चे कहते हैं ये पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस आया है। अब सब कुछ आपको बता दिया है, कोई चीज भी इसमें से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आई, आपके सामने गिवन है। तो इसे ये सवाल है, प्लीज एक्सप्लेन वेदर सेल्स टैक्स कैन बी क्लेम्ड in respect of sales tax paid on electricity bills which are not in the name of the company being a tenant। अब सवाल क्या है, क्या कोई भी कंपनी जो किराए के तौर के ऊपर काम कर रही है, किराए के घरों में, किराए के बिल्डिंग में काम कर रही है, और अगर उसके नाम पे बिजली का मीटर वगैरह नहीं है,
तो क्या आप वो क्लेम कर सकते हैं? बताएं, अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए तो क्या जवाब लिखेंगे? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्लियर? अब ये थियरी है, ये थियरी मुश्किल लग रही है, बताएं इसमें क्या मुश्किल है? इससे आसान, इससे क्लियर, इससे सॉर्टेड और इससे आसान अल्फाजों में क्या हो सकती है? और इवन ये आपने रट्टा भी नहीं मारना, आपने अपनी अंग्रेजी में लिख के आना है कि जी इफ यू आर वर्किंग अंडर रेंटल प्रेमिसेस एंड द मीटर इज नॉट ऑन योर नेम, so you will declare that मीटर in your registration particulars, the reference number, so you can claim that input tax on those bills। इतनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिखा होगा ना, तुम्हें 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ये मुश्किल है, इसमें कहाँ कोई क्रैमिंग है, रट्टा है? पता नहीं कौन से अजीब लोग हैं जिन्होंने इस चीज को समझ लिया कि हमने रट्टा ही मारना है, क्रैम ही करना है, टेक्स्ट में रट्टा है। पता है कहाँ पे रट्टा है ये? आप इस बातों को जितनी अभी तक मैंने की है, आप इनको अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते। आपने बस कंसेप्ट ठीक बताना है, मतलब सही बताना है कि आपका क्रक्स ये होना चाहिए, मीनिंग ये होना चाहिए कि अगर बिजली का मीटर तुम्हारे नाम पे नहीं है और तुम रेंटल प्रेमिसेस में काम कर रहे हो और तुम रजिस्ट्रेशन के वक्त वो डिक्लेयर कर देते हो, तुम उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। अगर तुम इस मतलब को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर देते हो, 3 से 2 नंबर तुम्हें जो है इसमें से मिल जाएंगे। तो इज दैट क्लियर? अब ये होते हैं जी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हमें नहीं आए, जो हमसे नहीं हुए। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो बताएं वरना आगे चलते हैं। अच्छा, रिमेंबर, अगर आप किसी महीने का इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल जाएं, किसी भी महीने का इनपुट टैक्स क्लेम करना भूल जाएं, तो क्या आप उसे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते? द आंसर इज यू कैन क्लेम दैट इनपुट टैक्स इन नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स। क्या मतलब है? आपने फरवरी के महीने में परचेजिंग की, आप एक इनपुट टैक्स पे करके आए थे, बट आप उस इनपुट टैक्स को जब फेब की मंथ के रिटर्न जमा करवा रहे थे क्लेम नहीं कर पाए। इनवॉइस थी, स्किप हो गई, याद नहीं रहा, या वट एवर द रीजन, या अकाउंटेंट की नालायकी थी, डाटा एंटर नहीं हुआ, आप फेब के महीने में क्लेम नहीं कर पाए। अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए तो क्या अब ये इसको कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर आप इसको फेब के महीने में क्लेम नहीं कर पाए तो वो कहते हैं नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स में, कौन से? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 टैक्स पीरियड्स का आपके पास टाइम है। इनमें से किसी भी महीने में याद आ गया तो आप इसे क्या कर लेना, उस महीने में इनपुट टैक्स को क्लेम कर लेना। किसी भी महीने में याद आ गया, आप क्या कर लेना, इसको क्लेम जो है वो कर लेना। लेकिन अगर आपको याद आया जाके 30 दिसंबर को कि यार ये जो फेब के महीने में मैंने परचेजेस की थी, आपको 30 दिसंबर को याद आ रहा है मैंने क्लेम करना है, तो क्या कर पाएंगे? द आंसर इज नो। अब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज ये टाइम बार्ड हो गई है। तो ये वाली एडजस्टमेंट जो है ये कंफर्म एडजस्टमेंट है। आप अगर न्यूमेरिकल्स उठा के देखें तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में ये एडजस्टमेंट आएगी। ये एडजस्टमेंट जो है वो उसने आपसे पूछी हुई है। वो क्या कहता है? वो कह देगा आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अगस्त के महीने में, सवाल आपका पेपर है सितंबर में ना, तो वो जो है वो क्या होगा, अगस्त के महीने में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो आपको न्यूमेरिकल्स की डिटेल्स में बता देगा कि यार एक ऐसी इनवॉइस है, ये इनवॉइस जो है वो रिलेट कर रही है मार्च के महीने में, बट हम उस इनवॉइस के ऊपर मार्च के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए। हम क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। वो कब बता रहा है? अगस्त में। अब हमने देखना है इनवॉइस किस मंथ से थी, मार्च के मंथ में से। कितने अरसे का टाइम होता है?
6 टैक्स पीरियड्स का टाइम होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके 6 टैक्स पीरियड्स कब खत्म हो रहे हैं? सितंबर में। इसे कब याद आया है? अगस्त में। तो अगस्त के महीने में ये क्या कर लेगा? क्लेम कर लेगा, इस इनपुट टैक्स को क्या करवा सकता है? लेस करवा सकता है। लेकिन अगर वो आपको ये कह दे अगस्त के महीने में कि एक इनवॉइस है जो लास्ट ईयर की नवंबर की थी, नवंबर में सामान खरीदा था, नवंबर में हमने सामान खरीदा था और नवंबर में ये एक इनवॉइस थी जो हम क्लेम नहीं कर पाए, अब आपको अगस्त में आना है, तो कितना अरसा हो गया? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये तो मोर देन 6 मंथ हो गए ना। तो अब आप इसे क्लेम करना चाहें तो आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एडजस्टमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में क्या होगी? गिवन होगी। तकरीबन जो है वो आपसे क्या कर रहा होगा? वो पूछ रहा होगा। ठीक है, तो वो आपको किसी भी महीने की इनवॉइस गिवन कर दे, आप अगर किसी भी महीने का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए किसी भी इनवॉइस के ऊपर, तो आप नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स तक क्लेम कर सकते हैं। अगर वो 6 महीने लैप्स हो गए तो फिर आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। ये सवाल है 5 नंबर का आया हुआ है, अगर आपका पेपर में आए तो कर सकते हैं? बताएं। अगर आपको पेपर में सवाल आए कर लेंगे? Now, these two questions जो भी हमने डिस्कस किए हैं, these questions are considered to be difficult theoretical questions, कि जी वो कहते हैं हमसे नहीं होंगे, हमसे नहीं हो सकते, ये बड़े मतलब मुश्किल सवाल लगते हैं। पहला सवाल ये आपके सामने है। दूसरा सवाल था कि अगर आपके इनवॉइस के ऊपर नाम मेंशन नहीं है तो क्या आप क्लेम कर सकते हैं? और थर्ड सवाल था कि एक्रूवल बेसिस के ऊपर अगर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर रहे तो कैश बेसिस के ऊपर कौन सा क्लेम कर सकते? तीन बातें इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है हमने डिस्कस करनी है। मतलब ये आज के 3 सवाल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब देख ले, अगर आपके पेपर में आ गए तो मैं साबित कर दूंगा कि मैंने किस डेट के ऊपर ये बताए थे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ सरकमस्टांसेस को, हम देखने लगे हैं इन सरकमस्टांसेस को कि अगर इन सरकमस्टांसेस में हम फॉल कर रहे हैं, हम कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। इन सर्कमस्टांसेस में अगर हम फॉल कर रहे हैं तो हम कोई किसी किस्म का भी इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेगा आया हुआ, इसमें से आपको न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट भी मिलेंगी। हमें उसने कोई एडजस्टमेंट गिवन कर दी है, हमने उस एडजस्टमेंट को पढ़ के खुद फैसला करना है क्या वो इनमें फॉल तो नहीं कर रही। अगर वो इनमें से कोई फॉल कर गई तो हम उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि अगर हम एग्जाम्प्ट गुड्स बेच रहे हैं, एग्जाम्प्ट सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं
अगर हमारी सेल्स एग्जेम्प्ट है उसके अगेंस्ट कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर आपने कोई गुड्स वगैरह खरीदी है, कोई भी गुड्स वगैरह जो आप नॉन बिजनेस यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं या बीइंग एन एंड कंज्यूमर लेके चल रहे हैं, तो वो तमाम चीजें जो बीइंग एन एंड कंज्यूमर या नॉन बिजनेस यूज के लिए हैं, उसके ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा, आप उसको भी कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो क्लेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, गाड़ियां बना रही है और आप टिश्यू लेके आए हैं स्टाफ के लिए, आप जब टिश्यू परचेज करके आए हैं उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स पे किया है, वो जो इनपुट टैक्स जो आपने पे किया होगा वो क्लेम कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये इनपुट टैक्स जो है ये बीइंग एन एंड कंज्यूमर है। अब चूंकि ये बीइंग एन एंड कंज्यूमर, अगर आपने कोई चीज कंज्यूम की है उसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स होगा आप वो क्लेम नहीं कर सकते। तो वो तमाम गुड्स या वो तमाम सर्विसेज जो आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं या नॉन बिजनेस यूज के लिए है, उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स पे किया होगा आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है, जो प्रोविंशियल रूल्स के मुताबिक डिपार्ट हो चुका हुआ है, आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर फेक इनवॉइसेस हैं उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा वो तमाम गुड्स जिसका सेल्स टैक्स अभी तक हुकूमत के खजाने में जमा नहीं हुआ, आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन जाके इस पर्सन से सामान खरीद के लेके आया, इसने इसको टैक्स की अमाउंट जमा करवा दी। अब इस बंदे का काम था, ये बंदा इससे पैसे पकड़ेगा और अपनी जब सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करेगा तो ये हुकूमत को डिक्लेयर करेगा। अगर इस बंदे ने अभी तक पैसे गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाए तो ये बंदा कभी भी अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी जो है वो इंडिकेट हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमने देखना है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है एरर्स वगैरह आ गई हैं जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होते हैं। अगर क्रेस्ट कोई भी डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दे, क्रेस्ट है कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन सिस्टम ऑफ सेल्स टैक्स। आप समझ लें, समझाने की घर से बता रहा हूँ कि ये एक कंप्यूटर है हमारे पास। इस कंप्यूटर में जो बंदा सेल करेगा, जो बंदा सामान बेचेगा वो भी एंट्री करेगा, और जिस बंदे ने सामान खरीदा होगा वो भी क्या करेगा, इसमें एंट्री करेगा। ये सेल करेगा तो ये क्या करेगा, अपना आउटपुट टैक्स डिक्लेयर करेगा। जिसने सामान खरीदा है जब वो इनपुट टैक्स क्लेम करने जाएगा तो वो एंट्री करेगा। तो जब इसकी भी एंट्री हुई है, इसकी भी एंट्री हो गई है, ये कंप्यूटर दोनों की इनवॉइस मैच करेगा तो इसको क्या करने देगा, इनपुट टैक्स क्लेम करने देगा। इसका मतलब है ये कह रहा है जी मैंने इतना इनपुट टैक्स क्लेम करना है, मैं इस बंदे से सामान लेके आई हूँ, इस बंदे ने भी सेल्स डिक्लेयर की है कि मैंने इस बंदे को इतने का सामान बेचा है, इससे टैक्स लिया है। तो जब ये इनवॉइस मैच होती हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे होते हैं। अगर ये कंप्यूटराइज इक्रेस्ट ने कोई डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट कर दी है, कंप्यूटर से मैच नहीं हो रहे, इनवॉइस में कोई ना कोई मसला आ गया, तो रिमेंबर उसके ऊपर आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाते। नाम का एरर आ गया है, माइट भी डेट का एरर आ गया है, आप सामान लेके आए 28 जून को लेकिन उसने सेल्स डिक्लेयर कर दी 1 जुलाई को, आप 28 जून की एंट्री कर रहे हैं, कहते हैं इनवैलिड उसने किए। तो इस तरह के अगर डिस्क्रिपेंसी वगैरह इंडिकेट हो जाए तो ये डिस्क्रिपेंसी के ऊपर आप कभी भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यही याद रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर वो कहता है डिस्क्रिपेंसी को इंडिकेट हो गई है, आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं करना, आप वो इनपुट टैक्स लेस नहीं करवा पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाए तो हम जाते हैं डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं कि यार ये डिस्क्रिपेंसी है। तो डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, हमें प्रोविजनली बेसिस के ऊपर, मतलब वक्ती तौर पर क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। वो क्या देते हैं, डिस्क्रिपेंसी है, एरर है, ठीक है हम तुम्हें कह रहे हैं तुम क्लेम कर लो, लेकिन फिर वो हमें टाइम दे देते हैं कि जिससे सामान खरीद के लाए हो उससे राब्ता करो और इस डिस्क्रिपेंसी को सही करवा लो। तो ये प्रैक्टिकली हो रहा होता है। तो हम डिस्क्रिपेंसी को प्रोविजनली बेसिस के ऊपर अलाउ करवा लेते हैं, बाद में हमें कहा जाता है जिससे सामान खरीदा है जाके उससे इस डिस्क्रिपेंसी को ठीक करवा लो। और अगर वो कर दे तो ठीक है, अगर वो नहीं करेगा और जो हमें टाइम दिया गया है वो टाइम खत्म हो गया
तो मैंने जिस महीने में ये सेल्स टैक्स का क्रेडिट लिया होगा वो मुझे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसके अलावा वो तमाम गुड्स या वो तमाम सर्विसेज जो एफबीआर ने स्पेसिफाई की थी कि आपने अपने रिटर्न में बतानी है, और अगर आप अपने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते तो उसके ऊपर भी आप कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा कोई भी परचेजेस है, कोई भी खरीदारी है जिसके बारे में एफबीआर कहता है हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है जमा करवाई जाए, अगर आप जमा नहीं करवाते, आप यू आर मतलब फेल टू फर्निश जो द इंफॉर्मेशन, आप इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे किया होता है वो भी इनपुट टैक्स के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकता। उसके बाद जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं जो स्टॉक इन ट्रेड के अलावा है, स्टॉक इन ट्रेड उनका होता है जो व्हीकल्स में डील कर रहे हैं, मतलब टोयोटा सुजुकी, इनके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर वो व्हीकल खरीद के लेके आए हैं तो उन्होंने एज अ कंज्यूमर खरीदी है, उसके ऊपर उन्होंने कोई इनपुट टैक्स पे किया होगा, ये उस इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है फॉग लिफ्टिंग व्हीकल। आपने अक्सर लिफ्टर्स देखे होंगे, ये लिफ्टर वगैरह जो होते हैं इनको व्हीकल में नहीं बल्कि इनको मशीनरी में शुमार किया जाता है। इनको हम मशीनरी में क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर आप कभी भी स्टोर वगैरह में गए, हाइपर स्टार हो जाए या मेट्रो हो जाए, तो वहाँ पे 24 घंटे लिफ्टर लगे रहते हैं, सामान उतार रहे हैं, सामान रख रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ मशीनरी होता है। तो लिफ्टर के ऊपर अगर आपने कोई इनपुट टैक्स पे किया है तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई व्हीकल है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा आप जो बिल्डिंग मटेरियल लेके आते हैं, सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, पाइप फिटिंग, सैनिटरी वगैरह, ये सारा कुछ अगर आप लेके आके इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिमेंबर ये सारा कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं बीइंग एन एंड कंज्यूमर। अगर आप इसको एंड एज एन एंड कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स होगा आप उसको कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, तैयार छत्ते वगैरह, उनके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर मशीनरी जो 8th स्केड्यूल में फॉल कर रही है, अगर आपने इंपोर्ट की है या खरीदी है, उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स पे किया होगा आप उसको भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा वो तमाम सप्लाईज जो आपने की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसके लिए आपको कहा गया था कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, उनका आईडी कार्ड वगैरह लेना है। अगर आप उनका आईडी कार्ड वगैरह नहीं लेते और आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच भी दिया है तो जितनी गुड्स आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेची होंगी उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। या इसके अलावा कोई भी गुड्स जो एफबीआर स्पेसिफाई करते कि आप इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, आप उन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे फिर कहता है कि अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए फूड, बेवरेजेस, गारमेंट्स वगैरह हैं, इन पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। गिफ्ट हो गया, गिव अवे वगैरह हो गया, डायरीज दे रहे हैं, कैलेंडर दे रहे हैं, इन पे इनपुट टैक्स पे किया क्लेम नहीं कर सकते। जो रेजिडेंशियल क्लिनिक्स को बिजली वगैरह सप्लाई करते हैं उन पे नहीं कर सकते। जो ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है, फिक्सचर है, क्रॉकरी है, कटलरी है, आप फर्नीचर लेके आए, फिक्सचर लेके आए, क्रॉकरी लेके आए, कटलरी लेके आए, इनके ऊपर अगर कोई भी इनपुट टैक्स पे किया होगा आप इन इनपुट टैक्स को क्लेम कभी भी नहीं कर सकते। तो ये आपने लिस्ट जो है वो याद करनी है, मतलब इसको 3 से 4 दफा पढ़ें, कोई से 5-6 पॉइंट जो है वो याद कर लें ताकि आपको पेपर में अगर आए आपको पता हो कि यार ये वो चीजें हैं अगर हम इनमें डील कर भी रहे हैं हम इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिपेंसी वाली बात मैंने बता दी है कि एफबीआर की डिस्क्रिपेंसी क्या होती है। अगर पेपर में डिस्क्रिपेंसी आ गई है तो हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, क्लेम नहीं होगी। बट प्रैक्टिकली प्रोविजनली बेसिस के ऊपर हमें अलाउ हो जाती है और ये जो है हम उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है कि नॉर्मल टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही होती है, जैसे हम वो अदर देन स्पेसिफाइड कैटेगरी पढ़ के आए थे कि उनकी बिजली के बिलों में 5% या 7.5% इजाफी टैक्स लिया जाता है, वो इसका पार्ट बन रहा होता है। तो इसमें से पास पेपर में सवाल आ चुके हुए हैं, बताएंगे कौन सी रेटिंग एक्स्ट्रा टैक्स की है, सर्कमस्टांस जिसमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो है हमने क्या करने होते हैं, इसमें से आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।
हम इसको यहाँ पे रखते हैं। कल हम पेमेंट्स और अपॉर्चुनिमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह परसों जो है हम इसको फिर वाइंड अप करके जो हमारा फॉर्मेट वगैरह होगा उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीकेंड में हमारा सेल्स टैक्स जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।